सबलॉर्ड को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। इस सबलॉर्ड की अभी और भी बहुत सारी बारीकियां मैं बताऊंगा। ये बारीकियां जब समझ में आएंगी जब आपको ये फंडामेंटल रूल समझ में आ जाएंगे। तो यहां तक अभी मैंने केवल इतना बताया कि जो सबलॉर्ड होता है उसे निकालने के बाद आप अपनी कुंडली पर सभी लोग अप्लाई करें और आप ये देखें अपने घर के अंदर आपकी किससे नहीं बनती है। आप देखना यदि आपकी वाइफ से नहीं बन रही है तो आप देख लेना आपका लगन का सबलॉर्ड और वाइफ का सबलॉर्ड है वो शत्रु सबलॉर्ड होगा आपस में। आपकी बेटे से नहीं बन रही है, आप अपना जो भी आपका फर्स्ट चाइल्ड है 5th से देखें, सेकंड है 7th से, थर्ड है 9th से, आप चेक करते हुए चले कि अभी किससे नहीं बन रही है। आप देखना वही सबलॉर्ड अटका हुआ मिलेगा जो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा होगा। इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी। बहुत से लोगों के क्वेश्चन यही रहते हैं कि मेरी वाइफ से नहीं बनती, मेरी तो बेटी मेरी बात नहीं सुनती, या मेरा जो है मेरे पिता से नहीं बनती, मेरी माँ से नहीं बनती। तो आपकी ये इतना छोटा सा टॉपिक बहुत बड़े रिजल्ट को बता देता है कि आप अपना सबलॉर्ड का नेचर देख लो और उस कस्प से जिससे वो रिलेशन देखा जाता है उसको देख लो, तो वो बात वहां अटकी हुई मिलेगी। सर फिर वो कोई ऐसा साधन तो नहीं है कि सब लोग बदला जा सके या उसके लिए रास्ता बताएंगे ना। मान लो आपको फर्स्ट है, ये लगन है आप सेल्फ, या वाइफ है 7th, ठीक है, इन दोनों के बीच का एक लॉर्ड बनता है 5th, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाइफ ये फादर, ठीक है, यहाँ बीच में मदर को फंसाया जाएगा। अब कौन से अपना काम निकाला जाएगा, किसके माध्यम से इसको सही करा जा सकता है, वो यहां से पकड़ेंगे। अब आगे इसमें जब आप थोड़े फंडामेंटल रूल्स को पकड़ लेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि आपने तो सॉल्यूशन ही तो देना है व्यक्ति को कि भाई चलो आपकी नेचर नहीं मैच कर रही तो आप अब हम बदल तो सकते नहीं है। अब हम आपको बीच का रास्ता बताते हैं, ऐसा ढूंढ के लाएंगे जिससे उसका उस भाव से रिलेशन में पक्का दोस्ती आ गई, उस वाले को उसके पास अटैच करा दो तो वो अपना काम कर देगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझो ये आपका हो गया फादर का, आपका बिल्कुल नेगेटिव हो गया। अब यहाँ 4th हाउस को हमने घुसेड़ दिया, देखा मदर का हमारे साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली है जो मदर है तो हमारे फादर की वाइफ ऐसा किसी और की मदर को बोलेंगे, तो सीधा सीधा सा रिलेशन हो गया। आप अपनी मदर के माध्यम से फादर को बात बोलिए तो आपकी सारी बात ओके हो गई। आपने केवल और केवल 3rd लेवल रूट ढूंढना है कि मेरे लगन का मित्र कौन है, वो मेरे लिए ही काम करेगा पक्का। अगर आपने वो पकड़ लिया तो जो सामने वाले जिससे आप अपना काम कराना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। अब हम फंडामेंटल्स रूल्स ऑफ केपी पे आते हैं। पहला रूल लिखिए आप, कोई भी ग्रह, फर्स्ट रूल है कोई भी ग्रह अपने रिजल्ट के साथ साथ अपने नक्षत्र व उपनक्षत्र के परिणाम देता है। भारतीय ज्योतिष में क्या था, केवल हम वहां ग्रह की बात करते थे, यहां हम नक्षत्र की बात करते हैं और उपनक्षत्र की बात करते हैं। तो पहला फंडामेंटल रूल हो गया, यहां हमने केवल ग्रह को नहीं देखना है, यहां हमने उसके नक्षत्र को भी देखना है, उसके सबलॉर्ड को भी देखना है। दूसरा रिजल्ट, किसी भी भाव से 12वां भाव, किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के नकारात्मक फलों को दर्शाता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैरिज विवाह की आप बात कर रहे हैं, कौन सा भाव होता है 7। यदि आपकी कुंडली के अंदर 6ठा भाव इंडिकेट करे, अर्थात 7वें भाव में
छठे भाव की इन्वॉल्वमेंट आती है तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया विवाह में कमी। दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी भाव की जिसकी आप बात करना चाहते हैं, यदि उसका 12वां भाव वहां इन्वॉल्वमेंट है, उससे पिछला भाव वहां इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके उस भाव में कमी आ जाएगी। आप विदेश जाने की बात कर रहे हैं, कौन सा भाव हो गया? 12वां। और यदि 12वें भाव में 12वां भाव 11वें भाव को शो करता हो, इंडिकेट करता हो, दर्शाता हो, तो क्या हो जाएगा? 12वें भाव में कमी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। आप बिजनेस की बात करते हो और 10वें भाव में 9वां भाव अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? बिजनेस में कमी। आप संतान की बात करते हो तो चौथा भाव यदि संतान में वहां आ रहा है तो संतान में कमी। तो इस रूल से क्या क्लियर हो गया हमारा कि जिसके परिणाम आपको लेने हो, जिस भी भाव के परिणाम आपको लेने हो, यदि वहां 12वां भाव उस भाव को इंडिकेट करता है तो हमारे भाव में कमी दर्शाएगा। रूल नंबर 3 पे आ जाओ। सबसे इंपोर्टेंट रूल है रूल नंबर 3। कृष्णामूर्ति पद्धति में एक भाव परिणाम का कारक नहीं होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कृष्णामूर्ति पद्धति में? देखिए, आप जब भी बात करेंगे किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे तो आप देखेंगे एक भाव इंडिकेट तो करता है। मैंने पूछा आपको विवाह किससे देखते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर इवेंट देखने के लिए एक भाव है, उसके परिणाम को देखने के लिए 7वां भाव अकेला काम नहीं करेगा। यहां क्या काम करेगा? इसको बोलेंगे केपी में एक भाव परिणाम का कारक नहीं होता है, अपितु एक समूह, एक जो है सिग्निफिकेटर ऑफ समूह काम करता है। तो एक समूह काम करेगा। जैसे विवाह के लिए कौन सा कोड काम करेगा? 2, 7, 11। मैं दोबारा बोलता हूं, इसको ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में। कृष्णामूर्ति पद्धति में एक भाव के परिणाम का कारक एक भाव नहीं होता है, अपितु परिणाम का निर्णय समूह के द्वारा तय किया जाता है। अब देखिए, अब इसको भी मैं दो पॉइंट है, इनको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मैं मैरिज की अगर बात करता हूं विवाह की, तो यहां हम बोलेंगे कि यदि 7वां भाव 2, 7, 11 है, इन तीनों में से किसी एक को भी सिग्निफाई करता है तो आपकी जन्म कुंडली में विवाह का प्रॉमिस बनता है। अर्थात ये 7वां भाव 2, 7, 11 में से किसी एक को भी सिग्निफाई कर दे तो आपका विवाह प्रॉमिस हो गया है कि इसकी शादी होगी जरूर। अब 2 क्यों लिया है आपने? ये इसलिए लिए हैं, आगे चल के आप समझेंगे कि जब भी कभी हम विवाह की बात करेंगे, विवाह के बारे में बात करेंगे, तो बिना उसका विवाह एक 2 यूनियन है और दूसरा भाव क्या होता है? लघु परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक, तो यहां हम क्या बात कर रहे थे? जो विवाह है उसका जो परिणाम तय करेगा समूह तय करेगा। अब मान लो संतान की बात कर, सॉरी ये पूरा नहीं हुआ, तो यह क्या होगा? 2 नंबर लघु परिवार। 11 क्या है मेरा? जब आप जीवन में जब जुड़ेंगे किसी से, ध्यान रखोगे, अलग अलग डेफिनेशन से बहुत सारे लोगों की यहां से आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो ये संतान भी बन जाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा बात है ये मेरा
हर प्रकार से जीवन को जीने के लिए आप चाहे आप किसी भी फॉर्म में हो, अकेले भी जीएंगे तो 11th का होना बहुत जरूरी है। ये होता है हमारा लाभ भाव। दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं 11th हाउस। एक प्रकार से जितने भी अभी भारत, आप केपी में है, थोड़ा सा इसको वैसे में जब अलग अलग टर्म्स में डिफाइन करूंगा तो ऐसा नहीं है मैं इसके पीछे कह रहा हूं कि लाभ सबसे गुड भाव है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। सबसे अच्छा भाव मैं जब आपको और ऊंचे लेवल पे लेके जाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं है, ये कैंसर का भाव भी होता है 11वां भाव। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जिनकी कुंडली में 11 ज्यादा आ रहा हो तो उनकी कुंडली बहुत अच्छी होती है। मैं कहना केवल इतना चाह रहा हूं कि हम यहाँ किसी भी एक डिजिट को पूरा करने के लिए नंबर्स की यूनियन बनाई जाती है और उस यूनियन का कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे संतान की बात करते हैं, 5th हाउस से देखेंगे और यहाँ पर 2 5 11। एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, 4 9 11। 4 क्या है यहाँ पर, दो तो में जैसे यहाँ 4 क्या है, बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन। 9 क्या है, हायर एजुकेशन। 11 क्या है, सक्सेस। ठीक, आप और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी और के, अभी कोड में लिखवाऊंगा ये सारे धीरे धीरे। संतान, विवाह, एजुकेशन और फॉरेन उसका 3 9 12, विदेश जाना है किसी को, 3 9 12। 3 का मतलब होगा शॉर्ट ट्रेवलिंग, छोटी यात्रा। फिर 9 का मतलब लंबी यात्रा। 12 का मतलब इन्वायरमेंट का एक्सचेंज होना, वातावरण चेंजमेंट। तो ये 12वें उसमें 3 9 12 देखेंगे। हाँ जी। 12वें भाव। 12th हाउस में यदि आपका 3 9 12 है तो फॉरेन का योग है। ठीक, इस हिसाब से आपने अभी कौन सा रूल लिखा, रूल नंबर 3। तो यहां हमने एक भाव से तय नहीं किया केवल 12वां भाव आपका लिंक कर देंगे तो तय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ एक हमारा ग्रुप ऑफ समूह जो है वो रिजल्ट दे रहा है। अगला क्या है, अगला लिखिए चौथा, किसी ग्रह का उपनक्षत्र किसी ग्रह का उपनक्षत्र उस ग्रह के परिणाम को तय करता है। किसी ग्रह का उपनक्षत्र उस ग्रह के परिणाम को तय करता है। बिना उपनक्षत्र की गणना किए बिना सही फलादेश नहीं किया जा सकता। गणना नक्षत्र की गणना किए बिना सही फलादेश नहीं किया जा सकता। और लास्ट 5वां पॉइंट और लिखें, ये यहां वर्ड लिखवाया था ग्रह का उपनक्षत्र। अब लिखें कस्प, भाव का उपनक्षत्र। कस्प लिख लें या भाव लिख लें। भाव के उपनक्षत्र द्वारा ही ज्ञात होता है किसी घटना का, कस्प या भाव के उपनक्षत्र से ही ज्ञात होता है किसी कस्प या भाव के उपनक्षत्र से ही ज्ञात होता है कि कुंडली में घटना का क्या संकेत रहेगा। अब थोड़ा सा ये लिखने के बाद सब लोग ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। मैं कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो बुकों में नहीं लिखी है, ना आपको समझ में आएगी कभी बुकों से। देखिए, एक होता है प्लेनेट,
एक होता है नक्षत्र और एक होता है सबलॉट। प्लेनेट, नक्षत्र और सबलॉट। प्लेनेट क्या है? केवल इंफॉर्मेशन, हमें केवल इंफॉर्मेशन देता है। नक्षत्र क्या है? परिणाम, परिणाम। ये किसी बुक में नहीं लिखा है, बहुत ध्यान से ब्लैक बोर्ड को देखें और समझते हुए चलें। कोई भी ग्रह केवल अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्लेनेट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नक्षत्र से हमें परिणाम की बारे में पता चलता है, क्या रिजल्ट रहने वाला है। सबलॉट से हमें परिणाम का परसेंटेज, लाभ व हानि के बारे में पता चलता है। ये स्क्रिप्ट लिखी है मैंने अभी प्लेनेट की, इसकी, अर्थात एक प्लेनेट किसी नक्षत्र पर बैठा होता है, किसी सबलॉट पर बैठा होता है, तो 10% रिजल्ट हमें केवल प्लेनेट से पता चलता है। 30% जो परिणाम है हमारा अकेला, अर्थात कोई भी प्लेनेट आपकी शादी कराएगा नहीं कराएगा, आपको संतान होगी नहीं होगी, तो प्लेनेट तो एक तरह से दशा हो गई नहीं होगी जी। भाई प्लेनेट क्या है? मान लीजिए कोई आपको दशा चल रही है, मैंने बोला आपको सूर्य में शनि की दशा चल रही है, तो जो शनि है तो ये प्लेनेट हो गया, तो ये हमें 10% इंफॉर्मेशन देगा। ये शनि किसके नक्षत्र पर बैठा है, ये हमें ये बताएगा कि मैं शादी दूंगा या नहीं दूंगा, परिणाम बता रहा है। इसने कह दिया कि यस, क्या 100% शादी हो जाएगी, क्या 5% ही शादी होगी, क्वेश्चन ये। तो परिणाम कई बार यस आ सकता है। आप विदेश चले गए, योग बन रहा 3-9-12 दशा में, चले गए, पता चला साला लॉस का योग बन रहा था, भेज दिया, साला वहां जाके मेरे को 6-8 बार पटक दिया, बीमार कर दिया, कर्जा हो गए, करप्ट हो गए, मैं माइनस हो गया, कुछ जाने का रिजल्ट ही नहीं आया। मेरा क्वेश्चन यहाँ बहुत गहरा है कि परिणाम तो आप देखकर हाँ कर देते हो, खुश हो जाते हो, मेरा विदेश जाने का योग बन रहा है। अब वहां जाके मैं कुछ प्लस हानि होगी लाभ होगा, ये कौन बताएगा? ये सबलॉट बताता है। कौन का सबलॉट? प्लेनेट का सबलॉट। इसका मतलब जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है अभी, एक प्लेनेट होता है, एक नक्षत्र होता है, एक सबलॉट होता है, ये ऐसे ही पूरी पैरेलल चलेगी लास्ट तक। ये कहीं नहीं बताया जाता कि ऐसे कहीं देखा जाएगा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, नक्षत्र उस परिणाम को बताएगा, मेरा परिणाम कन्वर्ट है या नहीं है, होगा नहीं होगा, हिंट कितना मिल जाए, और ये मेरे उस परिणाम में परसेंटेज को तय करेगा कि मुझे कितना लाभ लॉस क्या होने वाला है। ये स्क्रिप्ट थी आपकी प्लेनेट की, ग्रह की। यहां तक इसमें किसी को लिखना है, कोई पूछना है तो पूछ सकता है। अब जो स्क्रिप्ट है वो है कस्प की। ये स्क्रिप्ट किसकी लिखी आपने अभी, किसकी समझी है? ग्रह की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कस्प के बारे में। कस्प कैसे काम करता है? भाव, 1 से 12 भाव लिखे होते हैं, राशि लॉट, नक्षत्र, सबलॉट, ये आपको समझना है। पहला पॉइंट इसमें क्या बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला है? केपी कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर ग्रह का रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र। वेरी गुड, ये फिक्स दिमाग में बैठा ले। ग्रह वहां कुछ काम नहीं करता, सारा का सारा काम कौन करता है? नक्षत्र।
और परसेंटेज तय करने का काम कौन करता है? सब लोग। ओपनर। ये क्या लिखा है मैंने? ग्रह की स्क्रिप्ट। अब नीचे कस्प में क्या होता है? किसी भी कस्प के परिणाम को जानने के लिए केवल और केवल सबलॉर्ड जिम्मेदार होता है। कुंडलियां दो तरह रीड करी जाती है। एक होता है कस्प हमें क्या बताता है? हमारा भाग्य, संतान होगी या नहीं होगी। फिफ्थ हाउस का जो सबलॉर्ड होगा, यदि वो 2, 5, 11 को इंडिकेट करेगा तो संतान होगी। यहां मैं जो सबलॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझें। 1 से 12 भावों के परिणाम को तय करने वाला सबलॉर्ड होता है। क्लियर है? किसी भी कस्प का आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए तो सीधा आपने कहां जाना है? सबलॉर्ड पर। ये उसके परिणाम को तय करेगा। और ग्रह के परिणाम को तय कौन करता है? कस्प को कौन तैयार करता है? सबलॉर्ड। थोड़ा अंतर है, बातों में ध्यान रखना। अब यहां जो कस्प है उसने ये परिणाम तय कर दिया, किसी भी भाव के रिजल्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबलॉर्ड की होती है। अब ध्यान से सुनना, ये नोट करके लिखना है हमेशा। केपी के अंदर अर्थात कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर सबलॉर्ड को प्लेनेट ही काउंट करा जाता है। सबलॉर्ड को प्लेनेट ही काउंट करा जाता है। केपी के अंदर सबलॉर्ड को प्लेनेट ही काउंट करा जाता है। अब इस बात ने यहां से सारी कहानी घुमा दी। वो ये कह रहे हैं कि जो सबलॉर्ड है ये वाला, ये तो प्लेनेट है। और केपी क्या कहता है? अपने ग्रह केपी के अंदर कौन रिजल्ट देता है? नक्षत्र। तो यहां एक नई चीज और ऐड करनी पड़ती है जो फाइनल मोहर लगाएगी 100%, उसको बोलते हैं सबलॉर्ड इन स्टार। अर्थात ये उपनक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा है? हिंदी में बोलते हैं उपनक्षत्रेस, और इंग्लिश में बोलते हैं सबलॉर्ड इन स्टार। सबलॉर्ड किस स्टार में बैठा है और सबलॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। हिंदी में इसका नाम है उपनक्षत्रेस। तो मेन जो पॉइंट निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि 1 से 12 भावों के रिजल्ट हमारी कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार तय करेंगे। ये फिक्स हो गया। कौन फिक्स करेगा? सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार। ये 2 प्लेनेट जो बनेंगे वो ये तय करेंगे कि हमारे भाग्य में ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ओवरऑल कंक्लूजन पे एक बार बाहर निकल आओ सारे जने, इतने में से बाहर आ जाएंगे। हमने यदि किसी कोई भी ग्रह की बात करेंगे उसका रिजल्ट नक्षत्र देगा, परसेंटेज की बात करेंगे तो सबलॉर्ड देगा, कस्प की बात करेंगे सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार, इन 2 को देखेंगे। बस केवल इतना आपने अभी के लिए समझ लेना है, ये थंब रूल बना लेने हैं। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पे एक कुंडली लगी हुई है।
और अभी तक हमने जो पढ़ा है पहले उस पे काम करते हैं। हमने केवल 5 रूलों को अभी आपको समझाया है, उन 5 रूलों पर ही पूरी कृष्णामूर्ति पद्धति आधारित है। इन्हीं में से ही आगे चल के रूल अपनी शाखा बनाएंगे और डिवीजन पार्ट में चले जाएंगे। आपने इस कुंडली के अंदर केवल ये देखना है कि इस व्यक्ति को संतान होगी या नहीं होगी। आपके सामने मैंने एक हॉरोस्कोप ओपन किया है जिसमें डेट ऑफ बर्थ है 30/5/2010 2:06 बल्लभ। नील लगन की कुंडली है और अभी तक हमने बेसिक सिद्धांतों को केपी को लागू करना है। क्वेश्चन है हमारा, इस कुंडली में संतान होगी या नहीं होगी। अब होता क्या है, आप सभी लोग भारतीय ज्योतिष में एक क्वेश्चन कभी चेक नहीं करते थे, प्रॉमिस। आप हमेशा क्या करते थे, हम उसकी घटनाओं को निकालने में जुट जाते थे कि भाई इसकी शादी, सर हमने तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिए होता था कि इसकी शादी तो होगी। आप फिर उसमें कम ही बताते थे कि सर इसकी कम बनने वाली होगी, ज्यादा बनने वाली होगी, नेचर नहीं मिलेगा, यदि सप्तमे 6 में 8 में बैठ जाए तो आप कहते कुछ कमी है। पर वहां कभी आपने ध्यान दिया होगा, कभी ये प्रॉमिस चेक नहीं करा। तो केपी के अंदर सबसे पहला वर्ड आता है कि भाई घटना इसके जीवन में होगी भी या नहीं होगी, पहले ये देखना होता है। घटना का संकेत कौन देता है, कस्प। भाव देंगे भाई मेरे जीवन में ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी, मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरे पास कितना पैसा होगा, मैं भाग्य में कितना लेकर आया हूं, ये आप देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, अभी क्वेश्चन था संतान का, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, संतान कौन से भाव से देखते हैं, 5th हाउस। 5th हाउस का क्या देखना होगा, सबलॉर्ड, सबलॉर्ड शनि। नोट कर ले सभी लोग, सबलॉर्ड निकाल लिया आपने शनि। अब ये शनि क्या होगा, ग्रह बन गया नहीं बन गया। ये शनि किसके नक्षत्र पर बैठा है, अब नक्षत्र देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा प्लेनेटरी पोजीशन में। तो शनि किसके नक्षत्र पर बैठा है, सूर्य के नक्षत्र पर बैठा है। तो क्या बोलेंगे इसको, सबलॉर्ड इन स्टार। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से देखें, 5th हाउस के सामने जो 26.40 है उससे अगले कॉलम में सूर्य लिख रहा है, उस कॉलम का नाम क्या दे रखा है हमने, सबलॉर्ड इन स्टार। हाँ, तो बार बार आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से दोनों कॉलम सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार, ये 2 कॉलम आपके जीवन में काम आएंगे। तो 5वें भाव का सबलॉर्ड कौन है, सबलॉर्ड इन स्टार कौन है, सूर्य। सूर्य। अब आप देखो सैटर्न शनि आपकी जन्म कुंडली में क्या इंडिकेट कर रहा है, सामने लिखो, 2nd 6th 11 12। शनि क्या दे रहा है हमें, 2 6 11 और 12। ये तो हमें किसने दिए, सबलॉर्ड ने। और सबलॉर्ड के नक्षत्र में अर्थात सूर्य ने हमें क्या दिया, 2 5 6 9। अब इन दोनों नंबरों को कंबाइन कर लीजिए। कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, पहले लिखिए सैटर्न, 1 मिनट, शनि के नंबर लिख लेते हैं पहले, 2 6 11 12। ये ब्लैक बोर्ड में मैंने लिख दिए शनि के कितने, 2 6 11 12। 2 6 11 12। अब सबलॉर्ड इन स्टार, SL इन स्टार, वो है सन। सन क्या दे रहा है, 2 5 6 9। अब इनको बोलते हैं कंबाइंड सिग्निफिकेटर, इनको बोलते हैं कंबाइंड सिग्निफिकेटर। कंबाइंड के कॉमन कर लेंगे, जो 2 बार आ रहा है एक बार लिखेंगे, 2 5 6 9 11 और 12। अब संतान के लिए हमारा कोड क्या है, 2 5 11। अब ये देखिए मेन प्राइम हाउस कौन सा होता है, 5th, P माइनस प्राइम, और सपोर्टिंग भाव है 2 11। अब हमारे इस जो कंबाइंड होके सिग्निफिकेटर आए हैं, यदि इनमें से या तो प्रॉमिस मिल जाए या हमें सपोर्टिंग मिल जाए,
तो आप कह सकते हैं 100% ये काम होगा। अब हमारे पास सपोर्टिंग भी है और प्राइम भी है, 100% आप